हेलो डियर स्टूडेंट, ग्रेविटेशन को कंटिन्यू करते हैं आज। और आई होप यू ऑल आर प्रिपेयरिंग। बहुत अच्छी तरह से आपका प्रिपरेशन चल रहा होगा। यहाँ हम बात करने वाले हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के बारे में। ऑलरेडी इसके पहले वाला लेक्चर जो था उसमें मैंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। बस आज हमें थोड़ा सा पॉइंट एक बार रिवाइज करना है और रिवीजन के बाद हमें कुछ सम सॉल्व करने हैं और जो पेंडिंग पार्ट है वो पूरा के पूरा आज हमें कवर कर देना है। तो चलिए अभी बात करते हैं यहाँ पर। अगर इसको मैं अर्थ अज्यूम करके चलता हूं तो एंटायर मास ऑफ अर्थ इज अज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट दी सेंटर। ठीक है, तो सेंटर से होकर यहां सरफेस ऑफ अर्थ पर हम आएंगे और सरफेस ऑफ अर्थ पर यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितना है वो हमको फाइंड आउट करना है। मास m जो है वो यहां पर मैंने ले लिया और अर्थ का जो टोटल मास है वो यहां पर कॉन्सेंट्रेटेड है और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो r है। तो उस हिसाब से अगर तय किया जाए तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम विल बी माइनस जी, बताइए, एम, यस, स्मॉल एम डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था वो डिस्टेंस। फिर क्या करना है, इस मास को यहां से उठाकर यहां पर लेके जाना है। यहां से उठाकर यहां पर लेके जाना है कितनी हाइट पर, तो हाइट h पर। अच्छा, ये हाइट जो है ये साधारण हाइट, बहुत कम हाइट, 100 मीटर, 200 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर नहीं है। दिस इज कंपेरेबल टू द रेडियस ऑफ अर्थ, मतलब उस टर्म में हमें लेना है। तो जैसे ही इस हाइट पर ये आ जाता है तो यहां पर इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, चलिए बताइए। माइनस, यस, जी एम इंटू दैट स्मॉल एम डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो अर्थ का सेंटर तो यहीं पर हमने मान लिया है, एंटायर मास इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट दिस पॉइंट और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ, आर प्लस एच हो गया, राइट। तो यहाँ आ जाएगा आर प्लस एच। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम लिखते हैं डेल्टा यू इक्वल टू ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस चेंज जो होता है वो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा समझ लो। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मैं लिख देता हूँ माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय यस आर प्लस एच, और फिर माइनस लिख देता हूँ और इनिशियल वैल्यू तो आपको पता ही थी अभी, माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय दैट आर वैल्यू, राइट। तो अभी यहाँ क्या करना है, तो ये देखिए ना, ये माइनस और माइनस तो कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, है ना, प्लस हो गया। उसके बाद जी एम एम डिवाइडेड बाय आर आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद रीअरेंजमेंट कर दो तो जी एम एम डिवाइडेड बाय यहाँ पर बच्चों आ गया आर प्लस एच। ठीक है, यहाँ तक तो सही चल रहा है। अभी इसमें से जी एम एम को हम लोग कॉमन निकाल देते हैं। जैसे कॉमन निकाल दिया तो 1/r रह चुका है यहाँ पर, फिर माइनस आ गया और फिर इसको डिवीजन में 1/r प्लस एच आ गया। ये तो अभी सिंपल मैथमेटिक्स है जो हमें आगे चलकर करना है। तो जी एम एम, तो क्रॉस में इसको 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 क्रॉस में लेके जाइए इस तरीके से और इसको यहाँ ला दीजिए। ये बहुत ही सिंपल सी स्टेप है। तो देखिए आर प्लस एच माइनस साइन, और ये इस साइड में आ गया तो यहाँ आ गया आर, और नीचे आर मल्टीप्लाई बाय आर प्लस एच आ गया। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आर और ये माइनस आर यहाँ पर हो गया कैंसिल। तो जी एम एम है ना इंटू एच डिवाइडेड बाय, तो मैं नीचे क्या एडजस्टमेंट करता हूँ वो समझ लो, आर, मैं इस ब्रैकेट में से आर को कॉमन निकालता हूँ, बाहर निकाल देता हूँ। तो उससे होगा क्या, अगर मैं आर को बाहर निकाल देता हूं तो ब्रैकेट के अंदर बन जाएगा 1 प्लस एच बाय आर। ये एक बार आप कंफर्म कर लो। अभी ऐसा क्यों किया, इसके पीछे का एक रीजन है। रीजन क्या है, तो हम लोग यहां पर वापस से आते हैं। ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वॉज जी एम डिवाइडेड बाय दैट कैपिटल आर स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई कर देते हैं, कैपिटल जी और कैपिटल एम को हम रिप्लेस कर देते हैं बाय जी आर स्क्वायर, राइट। इसे रिप्लेस कर दिया, तो जैसे रिप्लेस कर दिया तो बस इसी क्वांटिटी को यहाँ इस्तेमाल करना है इस इक्वेशन में। तो देखिए जी आर स्क्वायर और ये m मल्टीप्लाई बाय एच डिवाइडेड बाय, ये नीचे आर स्क्वायर था और 1 प्लस एच बाय आर था। ठीक है बच्चों, ये डेल्टा यू हो गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो गया।
तो अभी आगे क्या करना है, तो ऑब्वियसली कैंसिल करना होगा किसको, आर स्क्वायर और आर स्क्वायर को। फाइनल मेरे पास जो है बहुत ही मतलब ब्यूटीफुल इक्वेशन दैट वी हैव इज एम जी एच, जो स्कूल से आप पढ़ते आ रहे हो, लेकिन माइनर चेंज हो गया। माइनर मतलब बहुत ही ट्रिमेंडस चेंज है, मैं तो ऐसा बोलूँगा इसमें 1 प्लस एच डिवाइडेड बाय आर। यस, ये बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो इस इक्वेशन को बच्चों भूलना नहीं है, ये एंट्रेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए होगा। अच्छा, अभी क्या करते हैं, तो जैसे एक कंडीशन में ले लेता हूँ। क्या कंडीशन है, तो मान लीजिए अगर मैं सरफेस पर हूँ, एट सरफेस, है ना, सरफेस से, तो सरफेस से होकर हम लोग ऊपर जाते हैं। तो मैं थोड़ा, मुझे जो बताना था वो कुछ इस तरीके से बताना है, वो ऐसे समझ लेते हैं कि जैसे, हाँ, तो एक रेफरेंस के हिसाब से मैं बात करूँ तो ये चेंज जो आता है इसमें अगर मैं कुछ इस तरीके से थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी और ये फाइनल थी। देखिए, हालांकि ये सारी चीज़ें जो मेजर की गई है विथ रेफरेंस पॉइंट मेजर किया जाता है, तो रेफरेंस पॉइंट क्या है, कहाँ है, तो इन्फिनिटी पर होता है, लेकिन नॉट नेसेसरी। अभी आपको ये चीज़ डिसाइड करते आनी चाहिए कि आपको किसको जीरो बोलना है। अगर हम जीरो जिसको बोलते हैं तो उस हिसाब से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। देखिए क्या होगा, मुझे जो बताना है वो ये है कि यहाँ पर मुझे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मिल रहा है। चेंज मतलब डिफरेंस है, तो चेंज मतलब डिफरेंस अगर है तो यहाँ पर सिर्फ हाइट एच से ही चेंजेस हुए हैं, ठीक है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि इफ एच इज इक्वल टू आर, मतलब सरफेस से मैं ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर हाइट पर लेके जाता हूँ, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना है। तो बच्चों एम जी एच, ये कई बार बच्चों को ध्यान में रहता तो है एम जी एच, तो बच्चे एम जी एच, एच की जगह पर आर लिख देते हैं, एम जी आर, लेकिन वो आंसर अधूरा हो गया, क्योंकि देखिए क्या होगा, यहां पर एच इज कंपेरेबल टू द रेडियस, तो 1 प्लस नीचे जो था एच बाय आर, इसका इस्तेमाल कर लेते हैं और अभी एच की जगह पर आप आर लिख दो, तो ये एम जी आर डिवाइडेड बाय 1 प्लस और आर डिवाइडेड बाय आर, तो यह आ गया एम जी आर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 दैट इज 2। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गया 1/2 एम जी आर, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना। सेकेंड थिंग इज दैट इफ एच इज वेरी वेरी लेस देन आर, अगर जो हाइट है वो रेडियस से काफी कम है, अर्थ की रेडियस से काफी अगर कम है, तो उसमें क्या किया जाए, डेल्टा यू इक्वल टू, तो आप एच बाय आर को ऑलमोस्ट जीरो के करीब ले सकते हो, निग्लेक्ट कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो। तो अगर ऐसे आता है तो मेरा फॉर्मूला जो एम जी एच था 1 प्लस यहाँ पर जीरो दे देता हूँ और एच की जगह पर, हाँ तो ठीक है एच ही लेना है क्योंकि एच इज वेरी वेरी लेस देन आर है, तो एम जी एच ही आने वाला है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है बच्चों, इसको समझ लीजिए और हमें आगे कैसे इस्तेमाल करना है वो हम देखने वाले हैं। चलिए, एक क्वेश्चन मेरे पास, और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द बॉडी इज रिलीज्ड फ्रॉम अ हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, वेलोसिटी ऑफ बॉडी व्हेन इट स्ट्राइक्स द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस पर स्ट्राइक हो रही है। तो इसको समझते हैं ऐसे, क्योंकि यहां सेंटर से लेकर डिस्टेंस लेने वाले, तो ऐसे समझ के चलिए। यस, तो यहां पर बच्चों यहां से यहां तक ये आर डिस्टेंस हो गया, और उसके ऊपर इन्होंने जो बताया है दैट हाइट इज ऑल्सो एच इज ऑल्सो आर, यहां से बॉडी रिलीज कर दी गई है। तो मुझे एक चीज पता करनी है, कॉन्जर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इसमें एयर रेजिस्टेंस वगैरह कुछ भी नहीं हम ले रहे हैं। तो कॉन्जर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के हिसाब से अगर बात करूं तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी गेटिंग कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इनिशियली इसको यहां से रिलीज करा दिया था तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वॉज जीरो। तो मेरा फोकस इस पर होगा कि वट एवर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज देयर दैट मस्ट हैव गॉट कन्वर्टेड टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच बाय 1 प्लस एच बाय आर लिख देता हूँ, इज इक्वल टू, यहाँ पर आ गया हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। जैसे ही ऑब्जेक्ट अर्थ पर स्ट्राइक करने वाला है, ये ऊपर से नीचे आने वाला है, इसकी स्पीड बढ़ने वाली, और यहाँ पर कोलिजन करते समय इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, तो कितना होगा। तो यहाँ देखिए वैसे भी एम कैंसिल हो गया, तो ये इंडिपेंडेंट हो गई है, मास पर डिपेंड ही नहीं है। फिर सेकेंड चीज एच इक्वल टू आर लिखा है, तो एम जी आर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच की वैल्यू भी आर है तो आर बाय आर 1 हो गई, यहाँ पर आ गई हाफ ऑफ वी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ना, सॉरी ये एम तो निकाल दिया हमने, तो जी आर बाई 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ वी स्क्वायर, तो हाफ ऑफ कैंसिल हो गया, तो वी की वैल्यू हो गई है रूट ऑफ जी आर।
ठीक है, तो रूट ऑफ जी आर ऑप्शन आपका सी होना चाहिए। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर सी है। यस, क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर सी है, तो हमें मिल चुका है आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को भी समझने की कोशिश करते हैं। ए बॉडी ऑफ मास is taken from earth's surface to the height h equal to twice the radius of earth, twice दिया गया। The increase in potential energy will be, तो ये तो आप मतलब इजीली कर सकते हो। इट इज mg h by 1 plus h by r आ गया फॉर्मूला। तो कितना है, इक्वल टू हाइट इक्वल टू ट्वाइस रेडियस ऑफ अर्थ, तो एम जी इंटू ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइड बाय 1 प्लस ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइड बाय आर, आर आर कैंसिल हो गया, तो ये 2/3 एम जी आर आना चाहिए, 2/3 एम जी आर आना चाहिए। तो आंसर 84 का क्रॉस चेक कर लेते एक बार। यस, सी आंसर है। चलिए यहां तक तो सारी चीजें अच्छे से चल रही है। आगे जाते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर। ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म यहां पर हमें इंट्रोड्यूस कराना है। बाइंडिंग एनर्जी कैसे होता है समझ लो। अभी एक सिचुएशन तो हम ले लेंगे कि ऑब्जेक्ट इज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ऑब्जेक्ट कहां पर है, सरफेस ऑफ अर्थ पर है, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, एंड एज द ऑब्जेक्ट इज इन अ रेस्ट कंडीशन तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो इस ऑब्जेक्ट के पास फिलहाल दो टाइप की एनर्जीज है, जिसको हम लोग यहाँ पर एडिशन के बाद टोटल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी बोल देंगे, विच इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि हालांकि काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पर बच्चों 0, तो टोटल एनर्जी इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी, है ना। ठीक है, तो सिस्टम के हिसाब से अगर बात करें तो मेरे पास यहाँ पर टोटल एनर्जी इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्योंकि 0 है तो मैं टोटल एनर्जी को बकाया लिख दूंगा यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, और सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो ये आ गया माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय आर, ये हो गया टोटल एनर्जी। अच्छा, टोटल एनर्जी आप देखोगे यहाँ पर तो निगेटिव बन रहा है। क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है। तो निगेटिव टोटल एनर्जी का मीनिंग ऐसे होता है कि द सिस्टम जो है यहाँ पर दी गई है दैट इज बाइंडेड, बाइंडेड इन द सेंस ये दोनों एक दूसरे से अटैच है, मतलब ये एक दूसरे से रिलीज नहीं कर पा रहे या फिर ये एक दूसरे को नहीं छोड़ने वाले हैं। तो यहाँ पर मास एम स्मॉल एम इज द पार्ट ऑफ अर्थ यू कैन से, है ना, तो ये एक सिस्टम का ही पार्ट है। तो बाइंडिंग एनर्जी जो होगा उसको समझते हैं यहाँ पर। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए क्लोज्ड सिस्टम इज निगेटिव, ये दोनों मिलाकर एक सिस्टम की तरह ही काम करने वाले हैं। मॉड्यूलस ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी इज, या तो निगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी लिख दो आप, तो निगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी विल बी नाउ पॉजिटिव जी एम एम डिवाइडेड बाय आर, या फिर बाइंडिंग एनर्जी इज मॉड्यूलस ऑफ टोटल एनर्जी। ये तो काफी अच्छा इक्वेशन स्टेटमेंट है, ये बस इसी को आप ध्यान में रख लो। तो बाइंडिंग एनर्जी इज दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच यू प्रोवाइड टू दिस ऑब्जेक्ट, इट विल गेट एस्केप फ्रॉम द सरफेस फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। हम लोग अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर मैं इतनी एनर्जी दे दूं इस ऑब्जेक्ट को, कितनी, तो मॉड ऑफ टोटल एनर्जी, इतनी एनर्जी अगर दे दूं तो इट विल गेट डिटैच, परमानेंटली डिटैच हो जाएगा। तो बाइंडिंग एनर्जी आप ये बोल सकते हो, इट इज अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट वी शुड प्रोवाइड टू द ऑब्जेक्ट सो दैट इट विल गेट एस्केप, है ना, एंड इट विल गो अवे एंड इट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ ना, ये सिस्टम की तरह काम नहीं करेगा, ये खुल जाएगा, ये निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये बाइंडिंग एनर्जी है, इसको थोड़ा समझ लो, इसको ध्यान में रख लो। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसके वेलोसिटी के बारे में बात कर लेते हैं। अभी टॉपिक आया ही है तो समझ लीजिए। यहाँ पर अर्थ है और अर्थ पर यहाँ बच्चों ये ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर दे दिया है m, और एज यूजुअल जो मास ऑफ अर्थ है दैट इज कैपिटल M एंड दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ। तो अभी हमने पढ़ा है कि टोटल एनर्जी इस ऑब्जेक्ट की जो है स्मॉल m की जो है दैट इज माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय आर, इतनी है, क्योंकि ये रेस्ट में रखा है, ये मोशन में नहीं है, ये रेस्ट में रख दिया है। तो मुझे बाइंडिंग एनर्जी पता चल गई है मॉड ऑफ टोटल एनर्जी, जो कि हो जाती है जी एम एम डिवाइडेड बाय कैपिटल।
अच्छा, अभी अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट को यहां से निकालना है, अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट को यहां से निकालना है तो इसको मुझे कोई ना कोई तो फॉर्म में एनर्जी देनी पड़ेगी। देखिए मुझे ये समझ में आ गया कि इतनी एनर्जी देनी है, किस फॉर्म में देनी है आप बताओ, किस फॉर्म में देनी होगी? यस, इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ताकि इतनी ही एनर्जी अगर मैं इसको दे दूं, काइनेटिक एनर्जी दे दूं, तो ऑब्वियस है कि ये निकल जाए, यहां से ग्रेविटेशनल फील्ड में से निकल जाए। तो उसको अगर ऐसे करना है तो मैं ऐसे बोलूंगा, इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी ई का स्क्वायर। वी ई फॉर नाउ स्केप वेलोसिटी, वी क्या हो चुका है? स्केप वेलोसिटी हो चुका है। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, एम एम कॉट कैंसल, तो वी ई का स्क्वायर है यहां पर ट्वाइस ऑफ जी एम डिवाइडेड बाय आर आ चुका है। सो वी ई कैन बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स जी एम डिवाइडेड बाय आर। ये क्वांटिटी मेरे पास आ चुकी है। ये हो गई इसकी स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला। अच्छा, यहाँ देखिए अगर हम अर्थ के बारे में बात करते हैं तो मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये सारी चीजें अगर रख दी जाए तो हमें फॉर अर्थ दिस इज विल गेट 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, इतनी स्पीड मिल जाएगी जो कि स्केप स्पीड है। दूसरी चीज एक समझ लो आप, अगर मैं इसको ऐसे थ्रो कर देता हूँ विथ स्केप वेलोसिटी भी, तो भी ये जाने वाला है स्पेस में, निकलने वाला। या फिर ग्राउंड के साथ में मैं कुछ इस तरीके से इसको थ्रो कर देता हूँ एट सम एंगल थीटा और स्केप वेलोसिटी से, तो भी ये ऑब्जेक्ट निकलने वाला है। तो समझ लीजिए आप, स्केप वेलोसिटी जो है, अगर मुझे बॉडी को स्केप कराना है तो प्रोजेक्शन का एंगल इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं इसको थ्रो कर दूं इस तरीके से या फिर विथ हॉरिजॉन्टल किसी एक पर्टिकुलर इंक्लाइंड एंगल पर थ्रो करूं, तब भी ये ऑब्जेक्ट यहां से स्केप होने वाला है। तो स्केप वेलोसिटी विल नॉट बी डिपेंडिंग ऑन द एंगल एट विच यू आर प्रोजेक्टिंग दैट ऑब्जेक्ट। ये बात समझ में आ गई है? 30 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, किसी भी डिग्री पर आप थ्रो करो, ऑब्जेक्ट विल गेट स्केप इनटू द स्पेस। ओके, तो एस्केप वेलोसिटी का मुझे ये फॉर्मूला यहाँ पर मिल चुका है। थोड़ा इस पर और काम करते हैं, क्या काम करना है वो समझ लो। तो क्या होगा ना बच्चों, अगर मैं जी एम की जगह पर जी आर स्क्वायर लिख दूं, तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पर 2 था और ये जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय दैट आर। तो और एक एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला मेरे पास आ चुका है, रूट ऑफ जी आर। चलिए ये एक फॉर्मूला हो चुका है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं दे देता हूं ऑल्सो, क्योंकि वी ई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ जी एम डिवाइडेड बाय आर। मास जो है इन टर्म्स ऑफ अगर डेंसिटी रखा जाए, इन टर्म्स ऑफ अगर डेंसिटी रखा जाए तो डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ये अर्थ से रिलेटेड है। अर्थ का मास इस तरीके से दिया जाएगा, तो इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सॉल्व करते समय तो वी ई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये 2 वैसा ही, जी वैसे ही, आर वैसे ही, और एम की जगह पर रो 4/3 पाई आर क्यूब लिख देता हूँ। तो वी ई इज इक्वल टू, देखिए एक इसके साथ में कैंसलेशन होकर आर स्क्वायर रह गया जो कि आउट ऑफ रूट आ गया, तो आर आ चुका है आउट ऑफ रूट। अंदर ही अंदर अगर मुझे वैसे ही रखना है तो 4 2 8, 8/3 जी रो पाई ऐसे लिख सकता हूँ। तो इसके वेलोसिटी देखिए, अगर इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी पूछा जाए, दो प्लैनेट्स को कंपेयर किया जाता है, तो अगर इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी का क्वेश्चन दिया जाए तो मुझे तो दिख रहा है कि इसके वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू आर मिल चुका है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी अगर बात करूं तो ये हो रहा है। इन टर्म्स ऑफ मास अगर बात करें, इन टर्म्स ऑफ मास अगर बात करें तो मुझे एस्केप वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर दिख रहा है, रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट दिख रहा है। तो इस तरीके से हमें इन दोनों चीजों को कंपेयर करना होगा, कंपैरिजन ही इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी हो गया बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ अर्थ हैज मास 9 टाइम्स एंड रेडियस ट्वाइस दैट ऑफ ए प्लैनेट पी। तो मास ऑफ अर्थ जो है इट इज 9 टाइम्स मास ऑफ प्लैनेट, और रेडियस ऑफ अर्थ जो है इट इज ट्वाइस रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट। देन वी ई बाय वी ई बाय 3 और रूट एक्स, ये कुछ इस तरीके से दिया है। ये हमें इसकी विल बी द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर रॉकेट टू पुल आउट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ पी। वी इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ, तो वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है।
किस तरीके से निकालें। तो अभी हमने जनरल फॉर्मूला निकाला है एस्केप वेलोसिटी का इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ दैट प्लैनेट, रूट ऑफ ट्वाइस जी एम डिवाइडेड बाय आर आ चुका है ना। ये तो फॉर्मूला था। तो एस्केप वेलोसिटी देखिए यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ मास, क्योंकि मास का कंपैरिजन दिया है तो रिलेशन m बाय आर ही आने वाला है। तो एस्केप वेलोसिटी ऑफ दैट प्लैनेट डिवाइडेड बाय एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ अगर बात करें तो ये आ जाएगा यहाँ पर मास ऑफ प्लैनेट डिवाइडेड बाय मास ऑफ अर्थ, और यहाँ रेडियस ऑफ प्लैनेट और रेडियस ऑफ अर्थ, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर कितना आ गया मास ऑफ प्लैनेट, क्योंकि मास ऑफ अर्थ, अर्थ हैज अ 9 मास 9 टाइम्स, तो मास ऑफ प्लैनेट वैसे लिख देता हूँ, ये 9 टाइम्स मास ऑफ प्लैनेट हो गया। और रेडियस जो है अर्थ की ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ प्लैनेट है, तो रेडियस ऑफ प्लैनेट ये कितना हो चुका है, यस, तो √2 डिवाइडेड बाय दैट 9 आउट ऑफ √3 आ गया। सो वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट इज इक्वल टू दिस वैल्यू, जो कि मुझे दिख रहा है। तो x की वैल्यू बच्चों होना चाहिए मेरे ख्याल से, यहाँ पर x की वैल्यू होना चाहिए 2, जो कि यहाँ पर फिट बैठने वाली है 114। यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन जो है हाँ, प्लैनेट हैविंग मास 9 टाइम्स मास ऑफ अर्थ, तो मास ऑफ प्लैनेट इज 9 टाइम्स मास ऑफ अर्थ। उसके बाद में रेडियस ऑफ प्लैनेट इज 4 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ। ओके, एम ई एंड आर ई आर द मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ, इसके वेलोसिटी इन किलोमीटर पर सेकेंड। चलिए ठीक है, ये भी कर देते हैं। तो इसके वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट वुड बी स्क्वायर रूट ट्वाइस जी मास ऑफ प्लैनेट डिवाइडेड बाय दैट रेडियस ऑफ प्लैनेट, स्क्वायर रूट ऑफ 2 जी। मास ऑफ प्लैनेट को मैं लिख देता हूँ 9 टाइम्स मास ऑफ अर्थ, और रेडियस ऑफ प्लैनेट को लिख देता हूँ 4 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ। इसमें से हमें बस उतनी ही चीज़ें निकालनी है जो ज़रूरी होगी। तो 9 आउट ऑफ √3 और 4 आउट ऑफ √2, बाकी वैसे लिख देता हूँ ट्वाइस जी मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी क्या बताया है, इन्होंने ऑलरेडी बताया कि इसके वेलोसिटी ऑन अर्थ इज 11.2 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, और हमें आंसर एक्सपेक्टेड है इन किलोमीटर पर सेकेंड। चलिए ठीक है, तो 3/2 ये आंसर, ये जो है बन रहा है, ये जो चीज़ बन रही है ये इसके वेलोसिटी ऑफ अर्थ है ना, ये फॉर्मूला बन रहा है। तो मुझे आंसर लिखना है 11.2, तो क्योंकि आंसर किलोमीटर में चाहिए तो किलोमीटर पर सेकंड, मैं 10⁻³ को किलोमीटर में कन्वर्ट करा देता हूँ। तो इसका आंसर कितना आने वाला है बच्चों, देख लीजिए यहाँ पर 16.8, ऑप्शन बी होना चाहिए। 112 का आंसर बी होना चाहिए। यस, 112 का आंसर बी होना चाहिए, जो है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। यस, हाइट अटेंड बाय पार्टिकल, तो ये भी एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। मैं दो चीज़ों पर ज़्यादा यहाँ पर काम करने वाला हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा मेरे लिए, मेरे हिसाब से। एक तो हाइट अटेंड, तो मैं कुछ कंडीशंस को पहले डिस्कस करने वाला हूँ, वो समझ लो। अर्थ से, इस सरफेस से अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैं थ्रो कर दूं, थ्रो कर दिया जाए, यहां से अगर थ्रो कर दिया जाए, इस ऑब्जेक्ट को यहां से थ्रो कर दिया जाए, तो मान लीजिए इस हाइट पर यह पहुंच चुका है, इस हाइट पर यह पहुंच चुका है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट इस हाइट पर पहुंच चुका है। तो आप इजीली देख सकते हो कि मीनवाइल क्या हुआ है, मैंने इसको वेलोसिटी दिया और काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी दिया है, थ्रो कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी है, और इसकी वजह से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ, क्योंकि उस हाइट पर जाकर इसका फाइनल वेलोसिटी जो होगा वो बच्चों 0 होने वाला है, और इसका इनिशियल वेलोसिटी है जो मान लीजिए v है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से अगर बात किया जाए तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या चीज होने वाली है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh/1+h/r आ गया, और काइनेटिक एनर्जी का चेंज हाफ ऑफ mv² हो गया। mm गॉट कैंसल, वैसे भी आपको इजीली समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर तो ये रेस्ट में आने वाला है उस हाइट पर जाकर। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है कि जो थ्रो किया है वेलोसिटी दैट मस्ट बी लेस देन एस्केप वेलोसिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है, ये समझ लो। एस्केप वेलोसिटी से कम होना चाहिए, तो फिर अगर एस्केप वेलोसिटी के इक्वल आ गया तो ये तो निकल जाएगा स्पेस में, ये कहीं रुकने वाला नहीं है, स्पेस में निकल जाएगा। तो यह आ गया।
तो अभी क्या करना है, ये ट्वाइस ऑफ जी एच इज इक्वल टू 1+h/r, ये वी स्क्वायर। अभी हमें सॉल्व करना होगा और हमें हाइट का फॉर्मूला निकालना है। तो ट्वाइस ऑफ जी एच, ये वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एच डिवाइडेड बाय आर। तो ट्वाइस ऑफ जी एच माइनस वी स्क्वायर एच बाय आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर लिख देता हूँ, इसमें से हाइट निकाल देता हूँ मैं, एच ट्वाइस ऑफ जी माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो एच का फॉर्मूला मिल चुका है, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ जी माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। बस ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है हाइट के लिए, आप इस पर रिलाय कर सकते हो इजीली। तो करना क्या है, जो मेरे पास यहाँ पर फॉर्मूला आ चुका है, वी स्क्वायर बाय 2g माइनस वी स्क्वायर बाय, देखिए क्या होता है, इफ v इज वेरी स्मॉल, तो अगर बहुत कम है तो वी स्क्वायर बाय आर कैन बी निग्लेक्टेड, ये निग्लेक्ट कर सकते हैं हम। अगर निग्लेक्टिव होता है तो h कैन बी इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, ये इतना ही रिजल्ट बनने वाला है, ये इतना ही होने वाला है ना, इतना ही होने वाला है, ये समझने वाली चीज है। तो हाइट अटेंड बाय पार्टिकल इस तरीके से आप दे सकते हो। चलिए मैं एक चीज यहाँ पर बच्चों ऐड कर दूंगा, ऐड करने वाली चीज क्या है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पर मिस ना होनी चाहिए। इफ ऑब्जेक्ट इज थ्रोन विथ वेलोसिटी v इक्वल टू n टाइम्स वी, मतलब इसके वेलोसिटी से ज्यादा, n की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 में बात कर रहा हूं। इफ v इक्वल टू भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो थ्रो करने वाली वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, तो v इक्वल टू n टाइम्स v। सो क्वेश्चन इज अबाउट फाइंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन इंटरस्टेलर स्पेस। इंटरस्टेलर स्पेस का मतलब अभी कैसे है इसको समझाता हूं मैं। मान लीजिए अर्थ है, तो अर्थ है, यहां से हमने ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दिया था। तो थ्रो किया मैंने, किस स्पीड से थ्रो किया, v के स्पीड से थ्रो कर दिया। मान लीजिए ये जा रहा है 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 जा रहा है, एक ऐसी लोकेशन आ जाएगी जो कि मैं r इन्फिनिटी ले सकता हूं, जहां पर मैं बोल दूंगा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो जीरो हो जाएगी। लेकिन फिर भी ऑब्जेक्ट जो है इसके पास कुछ ना कुछ स्पीड है, इसके पास कुछ ना कुछ स्पीड है। समझने की बात यह है, मैंने जब यहां से इसको थ्रो किया तो इसके पास इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी -g(m)m डिवाइडेड बाय आर। उसके अलावा मैंने थ्रो किया है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि मैंने जो स्पीड दिया है दैट इज ग्रेटर देन एस्केप वेलोसिटी। वास्तविकता में क्या होता था, अगर एस्केप वेलोसिटी के इक्विवेलेंट है तो इसने बस यहां तक आना था, और क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई है और यहाँ पर आके इसकी फाइनल वेलोसिटी भी जीरो होती थी, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो स्पेस में निकल चुका है, वो वापस नहीं आने वाला, ये एक बाउंड्री कंडीशन चल रही थी। लेकिन क्योंकि मैंने जो स्पीड दी है दैट इज ग्रेटर देन इसके वेलोसिटी, तो इस में क्या करना होगा, हमें टोटल एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से बात करना है। तो -g(m)m/r जो कि यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी है, प्लस हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा ये यहां पर पहुंच चुका है तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है 0 प्लस हाफ ऑफ एम वी डैश इसका स्क्वायर, इसके पास कुछ ना कुछ स्पीड है, बस ऐसे मैं मान के चलता हूं। तो क्योंकि हम लोग लिखते हैं -g(m)m डिवाइडेड बाय आर प्लस हाफ ऑफ एम, वी की जगह पर मैं ये लिख देता हूं n टाइम्स वी। तो n टाइम्स वी तो n स्क्वायर v का स्क्वायर ऐसे लिख देता हूं, और ये हाफ ऑफ एम वी डैश का स्क्वायर आ गया। अच्छा अभी करना क्या है, तो पहले तो ये gm जो होता है उसको gr स्क्वायर लिख सकता हूं मैं, gm यस डिवाइडेड बाय दैट r प्लस हाफ ऑफ एम एन स्क्वायर वी का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी डैश का स्क्वायर। सारे में से m तो कैंसिल वैसे ही हो गया, और 2 से अगर मल्टीप्लाई, ये r एक कैंसिल हो जाएगा, 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये -2gr प्लस यहां पर देख लीजिए ये हाफ कैंसिल करा दिया तो n स्क्वायर, वी का मतलब हमें पता है, वी का मतलब था √2gr भी लिख सकते हैं हम। तो
तो v का स्क्वायर आ गया, तो ट्वाइस ऑफ जी आर इज इक्वल टू v डैश का स्क्वायर। हाँ, तो इसमें और कुछ चीजें जोड़ना जरूरी होगा, क्योंकि मास तो हर तरफ से कैंसिल हो गया है, मास तो हर तरफ से कैंसिल हो चुका है। तो मैं ऐसे मान के चलूं, ये माइनस वैसे लिख देता हूं, समझो ना। अगर मैं ऐसे लिख सकता हूं तो वी स्क्वायर को ट्वाइस ऑफ जी आर भी लिख सकता हूं, या फिर ट्वाइस जी आर को भी वी ई स्क्वायर लिख सकता हूं। तो माइनस वी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू इसको वी स्क्वायर लिख देता हूं, इज इक्वल टू वी डैश का स्क्वायर। तो वी डैश का स्क्वायर आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस वन, और ये वी ई का स्क्वायर। तो वी डैश आ गया बच्चों वी ई स्क्वायर रूट एन स्क्वायर माइनस वन। बस ये आपका मास्टर फॉर्मूला मिल चुका है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। जैसे मैं अगर पूछूं कि फॉर एग्जांपल किसी ऑब्जेक्ट को मैंने थ्रो कर दिया विथ 3 टाइम्स एस्केप वेलोसिटी, तो इंटरस्टेलर स्पेस में इसकी स्पीड कितनी होगी? तो आ जाएगी वी ई स्क्वायर रूट ऑफ, ये जो 3 दिख रहा है 3 का स्क्वायर माइनस वन, मतलब वी ई और स्क्वायर रूट में आ गया 8 वी डैश। इतना स्पीड बन रहा है ना। तो बच्चे कई बार गलती ऐसे कर देते हैं, इनको लगता है कि थ्राइस ऑफ वी ई है, तो इसमें से वी ई का इस्तेमाल हो जाएगा उसको वो स्पेस में लाने के लिए, इंटरस्टेलर स्पेस में लाने के लिए, या ऐसे यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में से बाहर लाने के लिए बचा ट्वाइस वी उसको मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी और कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी पर काम कर रहा है। तो कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी पर काम करने की वजह से ये लॉजिक डायरेक्ट नहीं अप्लाई होगा। आप ये फॉर्मूला बच्चों रख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोशन ऑफ सैटेलाइट। अभी सैटेलाइट लॉन्चिंग की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस होती है ना। तो 2 स्टेज 3 स्टेज रॉकेट्स यूज किए जाते हैं, और रॉकेट की हेल्प से जो सैटेलाइट होगा उस पर्टिकुलर हाइट पर ले जाया जाता है। तो हम बहुत ही आइडियल कंडीशन में फिलहाल तो बात करने वाले हैं कि उस हाइट पर रॉकेट को लेके गए हैं, और फिर उसको ऐसे टिल्ट किया जाता है। तो टिल्ट किया जाता है और उसको थ्रो किया जाता है विद सर्टेन वेलोसिटी। तो क्या हो जाए, अगर अगर सफिशिएंट वेलोसिटी मिल जाए तो वो जो सैटेलाइट है दैट विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन। ऐसे क्यों होता है? तो सर्कुलर मोशन का एक बेसिक फंडा था जो कि आपको पता ही है। यहां पर इस हाइट पर यहां पर जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी काम कर रहा है। तो एफ जी की वैल्यू कितनी है? जी एम एम डिवाइडेड बाय दैट आर प्लस एच, वैल्यू इसका स्क्वायर। अगर ये सैटेलाइट सर्कुलर मोशन में आ रहा है, मतलब दिस फोर्स इज प्रोवाइडिंग नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, तो दिस इज प्रोवाइडिंग नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, तो आप एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आप लिख सकते हो आर प्लस एच, क्योंकि ये ऑर्बिट का रेडियस होगा, जिसको मैं स्मॉल आर भी लिख सकता हूँ, आर प्लस एच, है ना, ये लिख सकता हूँ। तो फिलहाल नहीं लिखना है। यहां पर एक वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो वी नॉट का स्क्वायर, ये एम एम कैंसिल हो गया, तो वी नॉट का स्क्वायर आ गया जी एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच। तो वी नॉट की वैल्यू आ गई बच्चों स्क्वायर रूट जी एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच। ठीक है, ये वैल्यू आ गई है। या फिर इसको लिखने का तरीका होगा रूट ऑफ जी एम डिवाइडेड बाय, जैसे मैंने आपको सजेस्ट किया, आर प्लस एच की जगह पर स्मॉल आर भी लिख सकते हो। अच्छा, इसमें कुछ स्पेशल केसेस होंगे, वो स्पेशल केसेस के बारे में बात करते हैं। इफ सैटेलाइट is very close to earth, तो h is very very less than r, तो आप सीधे सीधे vo इक्वल टू रूट ऑफ जी एम डिवाइडेड बाय कैपिटल आर लिख सकते हो, या फिर जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर विच इज इक्वल टू रूट ऑफ जी आर लिख सकते हो। लेकिन प्रिकॉशन जो है लेनी ये है बच्चों, इट इज वेरी क्लोज टू द अर्थ के बारे में बात किया जा रहा है, वेरी क्लोज टू अर्थ। तो इस हाइट पर तो बच्चों यही फॉर्मूला काम करने वाला है, लेकिन वेरी क्लोज टू अगर बात किया तो यस ये लिख सकते हैं। तो वेरी क्लोज टू के लिए और एक स्पेशल केस आ सकती है कि वीई जो था रूट ऑफ 2gr था, तो वीई कैन बी रूट 2 टाइम्स वीओ लिख सकते हैं। ये कब लिखना है? वेरी क्लोज टू अर्थ के बारे में है तो ही लिखना है, अदरवाइज नहीं लिखना है, ये एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। तो जब अप्लाई करना है तो ये यहीं पर अप्लाई होगा वेरी क्लोज टू के लिए। अच्छा, अगर सॉल्व किया जाए ऑर्बिटल स्पीड, तो अप्रॉक्सीमेटली 8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड मिल सकती है, यहाँ पर आप कर सकते हो।
जी की वैल्यू 10 मान के चलिए, ये 6400 किलोमीटर की तरह मान के चलिए, तो 8 किलोमीटर पर सेकंड मिल जाएगा ऑर्बिटल स्पीड। किसके लिए? फॉर सैटेलाइट्स वेरी क्लोज टू अर्थ। और ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो फॉर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो कि हमें हमेशा स्टेडी दिखते हैं, पार्किंग ऑर्बिट उसका जो हमें हमेशा हमारे सामने दिखते हैं, मतलब उसका टाइम पीरियड जो है वो रोटेशन ऑफ अर्थ से ही मैच हो रहा है। उसका जो टाइम पीरियड मैच हो रहा है वो रोटेशन ऑफ अर्थ से मैच हो रहा है। तो अगर ऐसा है तो ये हाइट बच्चों मिल जाती है ऑलमोस्ट 36,000 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस। और अगर सेंटर से बात किया जाए, सेंटर से अगर बात किया जाए, दैट इज स्मॉल आर विच इज इक्वल टू आर प्लस एच, तो 6400 किलोमीटर प्लस 36,000 किलोमीटर, इनको अगर ऐड कर दिया जाए तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बनने वाला है। ये बनने वाला है 36,000, यस, तो 400, ये 42,000 किलोमीटर बनने वाला। अगर सेंटर से पूछा जाए तो, अगर सेंटर से ये हाइट पूछी जाए, ये मतलब सेंटर से डिस्टेंस पूछा जाए उस सैटेलाइट का, तो राइट। उसके अलावा आप टाइम पीरियड निकाल सकते हो क्या? इस सैटेलाइट का टाइम पीरियड कैसे निकाल सकते हो? ये तो ऑर्बिटल स्पीड के बारे में बात चल रही है। यस, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है यहाँ पर। तो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन को किस तरह से निकालें? तो सैटेलाइट ये रिवॉल्व हो रहा है, चलिए ये यहाँ पर है, इसके पास ऑर्बिटल स्पीड है और ये आपका ऑर्बिट का रेडियस है। ऑर्बिट का रेडियस जो होता है वो आर प्लस एच होता है। तो टाइम पीरियड कैन बी ट्वाइस बाय आर सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय दैट स्पीड। तो टी इक्वल टू ट्वाइस बाय आर, और वी ओ की जगह पर मैं लिख देता हूँ रूट ऑफ जी एम डिवाइडेड बाय दैट स्मॉल आर वैल्यू, राइट। तो टी इज इक्वल टू ट्वाइस बाय, ये आर अंदर अगर चला जाता है रूट के तो आर स्क्वायर हो जाएगा, तो अंदर हो जाएगा बच्चों ये आर क्यूब डिवाइडेड बाय दैट जी एम वैल्यू। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर दैट आर क्यूब और डिवाइडेड बाय जी एम, या फिर टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय दैट जी एम, और ये आर प्लस एच पावर 3 आ गया। या फिर ऐसे लिख सकते हैं टी पावर 2/3 इज इक्वल टू, ये देखिए 4 पाई स्क्वायर बाय जी एम जो है दिख रहा, इसका पावर 1/3 इंटू दैट वैल्यू आर प्लस एच। कुछ इस तरीके से हमें मिल सकता है। हम चाहे जैसा इसको कन्वर्शन करवा दें, तो इतनी ज़रूरत अभी फ़िलहाल तो मुझे नहीं लग रहा कि है। अगर पूछा जाए तो आपको कन्वर्शन करते आना चाहिए, बस ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो जैसे मॉडिफाई हो सकेगा तो एच इज इक्वल टू भी वैल्यू आ जाएगी, इसको इस साइड में ला दो, सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, ये टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, लेकिन इसमें सर्कुलर ऑर्बिट है, ये समझ लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट की एनर्जी कितनी होगी? तो सैटेलाइट ऑलरेडी रिवॉल्व कर रहा है, तो सैटेलाइट के पास काइनेटिक एनर्जी है हाफ ऑफ एम वी ओ स्क्वायर। कितना होता है? तो ये होता है हाफ ऑफ एम वी ओ का स्क्वायर, मतलब जी एम डिवाइडेड बाय दैट स्मॉल आर लिख देता हूँ। तो ये हाफ ऑफ जी एम एम डिवाइडेड बाय दैट स्मॉल आर वैल्यू। पोटेंशियल एनर्जी कितना है? तो माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय आर, ये आ गया। और टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा बच्चों? टोटल एनर्जी विल बी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो ये वैल्यू देख लीजिए आप, काइनेटिक एनर्जी है हाफ ऑफ जी एम एम डिवाइडेड बाय आर, और ये आ गया माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय आर, स्मॉल आर लिखना है, तो इज इक्वल टू माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय स्मॉल आर। थोड़ा सा आप ध्यान करोगे, गौर करोगे यहाँ पर, तो काइनेटिक एनर्जी इज मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनर्जी मिल रहा है। ये लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपको कोई टोटल एनर्जी दे दे तो काइनेटिक एनर्जी आप निकाल सकते हो सैटेलाइट की। दूसरा, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात किया जाए और काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात किया जाए, तो पोटेंशियल एनर्जी अगर बात किया जाए तो इट इज़ ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी आ सकता है। हो सकता है क्या? देख लीजिए यहाँ पर, अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, जी एम एम डिवाइडेड बाई स्मॉल आर इक्वल टू 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। तो मॉड में मुझे डालना है, मॉड में डालना है, ये मॉड में पोटेंशियल एनर्जी देख लीजिए, मॉड अगर करता हूँ तो प्लस जी एम एम बाई आर हो सकता है, तो ये भी हो सकता है। ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी के बारे में बात किया जाए तो यस,
पोटेंशियल एनर्जी इज 2 टाइम्स टोटल एनर्जी। लेकिन अभी यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो जाए, पोटेंशियल एनर्जी इज 2 टाइम्स टोटल एनर्जी, ठीक है, 2 टाइम्स टोटल एनर्जी। इसका मतलब बच्चों ये नहीं हो रहा है कि 2 टाइम्स टोटल एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, ये निगेटिव नंबर सिस्टम चल रहा है। तो निगेटिव नंबर सिस्टम में जितना कम नंबर आएगा उतनी ही ज़्यादा एनर्जी होती है, राइट। तो पोटेंशियल एनर्जी इज 2 टाइम्स टोटल एनर्जी ऑलरेडी निगेटिव है, उसका डबल करा दिया आपने, नंबर बढ़ा दिया आपने, तो पोटेंशियल एनर्जी घटने वाली है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ अगर बात करें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ। और बाइंडिंग एनर्जी का ग्राफ इसके एग्जैक्टली मिरर इमेज आता है, ये सॉरी टोटल एनर्जी का एग्जैक्टली मिरर इमेज आता है, एनर्जी और ये आर इस तरीके से आएगा। ये कॉपी कर रहा है एक दूसरे को, यहाँ पर अगर दिखता है तो, लेकिन मैग्नीट्यूड में डाला है। और पोटेंशियल एनर्जी ट्वाइस है लेकिन निगेटिव में होता है, तो इसको आपको डालना है नीचे, पोटेंशियल एनर्जी। जब आप काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर देते हो तो आपको मिल जाएगा टोटल एनर्जी। तो ये ग्राफ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और सेम ग्राफ आपको एटम मॉलिक्यूल न्यूक्लियर चैप्टर में भी मिलने वाला है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो कि रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, उसकी टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ निकालना होता है। बस ऐसे ही ग्राफ वहां पर भी आपको मिलने वाला है, ठीक है। चलिए लास्ट में 3 आर्टिकल रह चुके हैं, केपलर्स लॉ से रिलेटेड है। तो केपलर का इजी पार्ट है। तो फर्स्ट लॉ केपलर का ये है कि जो प्लैनेट्स है दीज आर रिवॉल्विंग अराउंड सन इन अ इलिप्टिकल ऑर्बिट, सन एज वन ऑफ द फोकस ऑफ द इलिप्स, और इसको कहा जाता है लॉ ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट। हमने जो कहा है कि लाइक सन के अराउंड को जो प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं हमने सर्कुलर ऑर्बिट लिया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू केपलर दीज आर इन अ इलिप्टिकल ऑर्बिट, सन एट वन ऑफ द फोकस, ठीक है। ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है, तो ये ऑर्बिट से रिलेटेड है। सेकंड अगर बात किया जाए तो अब लिखिए, देखिए प्लैनेट यहाँ पर है, यहाँ से होकर यहाँ पर जा रहा है, तो इसने जो एरिया कवर किया है, एरिया कैसे कवर किया है, ये रेडियस वेक्टर है ड्रॉन फ्रॉम सरफेस ऑफ सन टू द प्लैनेट, और ये रेडियस वेक्टर यहाँ से यहाँ तक स्वीप कर रहा है इन स्पेसिफिक टाइम, तो ये एरिया बन रहा है। वही प्लैनेट यहाँ पर है तो यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया है, ये रेडियस वेक्टर है स्वेप सम, यहाँ पर इसने स्वेप कर दिया एरिया। तो पॉइंट ये है, अगर ये भी टाइम टी है, ये भी टाइम टी है, या फिर इसका टाइम भी डी टी है और इसका टाइम भी डी टी है, सेम टाइम में अगर ये चीज़ हो रही है, तो एरिया मस्ट बी सेम, एरियल वेलोसिटी मस्ट बी सेम, एरियल वेलोसिटी मस्ट बी सेम। वापस से बता रहा हूँ मैं, समझ लो इसको। यहाँ पर ये दूर है तो ये कम डिस्टेंस कवर करता है, यहाँ पर ये नज़दीक है सन से तो ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है, इस तरीके से, ताकि इसका एरिया और इसका एरिया सेम हो जाए। अगर ये घटनाएं सेम टाइम में हो रही है, मान लीजिए इसको 1 वीक लग चुका है यहाँ से यहाँ आने में और इसको भी 1 वीक लग चुका है, तो आप बिंदास बोल सकते हो ये जो एरिया है और ये जो एरिया है दोनों एरिया सेम है। तो एरियल वेलोसिटी इक्वल रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम सन टू प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये जो डी ए बाई डी टी होता है ये कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर काम करता है, और ये एल बाय ट्वाइस एम आप ले सकते हो यहाँ पर, एल बाय ट्वाइस एम विच इज कॉन्स्टेंट। एंगुलर मोमेंटम जो होता है बच्चों वो होता है एम वी आर, ठीक है। मतलब समझ लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ये इसका आर है और इसकी कुछ वेलोसिटी होगी। अच्छा यहाँ पर एंगल भी आता है, तो मैं एंगल पर काम नहीं करूँगा अभी क्योंकि वो रिक्वायर्ड हमारे लिए फ़िलहाल तो नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट के पास ये वेलोसिटी भी थी, तो आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से एम वी आर ले सकते हो इस पॉइंट पर अगर बात करूँ तो एम वी आर एल की वैल्यू आ गई है। तो डी ए बाई डी टी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, एम वी आर डिवाइडेड बाई ट्वाइस एम कैंसिल हो गया तो हाफ ऑफ वी आर भी आप लिख सकते हो, ठीक है। ये बताने का एक तरीका हो गया। हमें जो रिक्वायर्ड है, जो क्वेश्चन हमें पढ़ आते हैं वो इस पर आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरी चीज, चलिए यहाँ पर तो क्वेश्चन ही है डायरेक्टली है, तो सवाल को अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले 79 को देख लेते हैं। एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट ऑफ मास m मूविंग अराउंड सन इन सर्कुलर ऑर्बिट इज l अबाउट द सेंटर ऑफ सन, द एरिया ऑफ वेलोसिटी इज l बाई ट्वाइस m आना चाहिए। 79 बी करेक्ट है। इन्होंने सर्कुलर ऑर्बिट बताया है, इलिप्टिकल भी नहीं बताया। फिर देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, फिगर शोज इलिप्टिकल पाथ, ठीक है, ए बी सी डी, और सी एस ए, एस यहाँ पर होगा, सी एस ए ये जो है ये 1/4 एरिया ऑफ इलिप्स है। तो मान लीजिए एरिया ऑफ इलिप्स ए है,
तो CSA का एरिया इन्होंने 1/4 बताया है, ठीक है। चलिए, तो अभी समझने वाली चीज क्या है, व्हेन DB, हाँ, एज अ सेमी मेजर एक्सिस एंड CA एज अ सेमी माइनर एक्सिस, ठीक है। इफ T1 इज द टाइम टेकन फॉर प्लैनेट टू गो फ्रॉम ABC यहाँ से यहाँ तक जाने वाला जो टाइम है वो T1 है, और CDA का टाइम जो है वो T2 है। देन सिंपल है, क्वेश्चन समझ लीजिए। यहाँ पर पहले मैं सन को देखूंगा, यहाँ पर देखूंगा, और ये इस तरीके से मोशन कर रहा है फिलहाल शुरुआत में, A, B और C। तो इसको जो टाइम लगा है वो टाइम लगा है T1, इसको जो टाइम लगा है वो टाइम लगा है T1, ठीक है। तो मैं ये चीज समझता हूं कि DA/dt इज इक्वल टू तो कांस्टेंट ही है, तो मैं दोनों के एरिया को कंपेयर कर लूंगा। तो इसका एरिया कितना आने वाला है बच्चों, देखिए ये एरिया जो था ये 1/4 ऑफ एरिया है पूरा इलिप्स का, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यह आधा इलिप्स है, यहाँ से यहाँ तक आधा इलिप्स है। तो आधा इलिप्स है मतलब A/4 प्लस A/2, तो ये आ गया एरिया A/4 प्लस A/2 3A/4, राइट, हाँ 3A/4, ये इतना एरिया आ गया। तो इस हिसाब से अगर बात करें तो DA/dt मतलब 3A/4 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू, फिर आगे बात करते हैं बचा हुआ पार्ट जो है, बचा हुआ पार्ट यहाँ से यहाँ तक है, ये इतना पार्ट बचा हुआ है। तो इतना एरिया है कितना, तो देखिए अगर ये तो हाफ एरिया होता, ये तो A/2 होता, इसमें से हमें ये A/4 को निकाल देना है, तो ये कितना आ गया, A/4 बच चुका है, और इसके लिए जो यहाँ से यहाँ तक जाने वाला टाइम था वो था टाइम T2, तो आंसर आ गया A/4 डिवाइडेड बाई T2, ठीक है। तो देखिए A/4 कैंसिल, सो 3/T1 इज इक्वल टू 1/T2, सो आपको चाहिए T1 इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ T2, T1 इक्वल टू थ्राइस ऑफ T2, ऑप्शन सी होना चाहिए। 80 नंबर का क्वेश्चन है, ऑप्शन सी होना चाहिए, यस, ऑप्शन सी यहाँ पर मिल चुका है। ओके, चलिए लास्ट इसका केपलर्स थर्ड लॉ। तो थर्ड लॉ जो है दैट इज अ स्क्वायर ऑफ प्लैनेट्स टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस देखिए यहाँ पर ये एंड से ए एंड तक जो है ये मेजर एक्सिस है, और इस एंड से लेकर इस एंड तक ये माइनर एक्सिस है। तो ट्वाइस है और ट्वाइस भी ये इलिप्स के लिए मेजर और माइनर एक्सिस। तो सेमी की अगर बात करूँ तो ए आएगा सेमी मेजर एक्सिस, तो टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड का स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। देखिए टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, बस ये फॉर्मूला हो चुका है। तो इलिप्स से रिलेटेड थ्योरी इतना डिटेल में फिजिक्स में तो हमें नहीं है जो मैथ्स में आता है, तो हमें सिर्फ इस पर काम करना है, या जो सवाल बनने वाले हैं वो सवाल इस पर ही आप पे आंसर आने वाले हैं, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। इसी तरीके से हमने अभी थोड़ा पढ़ा था टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, वो सर्कल था, ये इलिप्स है, तो इलिप्स में सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया बच्चों थर्ड लॉ। चलिए दो सवाल मैं यहां पर करा के लेता हूं। इफ द डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन इज गिवन, द डिस्टेंस ऑफ इमेजिनरी फ्रॉम प्लैनेट फ्रॉम सन इफ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज। चलिए कुछ इस तरीके से बात करते हैं, तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब आ जाएगा, तो T2/T1 का स्क्वायर इज इक्वल टू A2/A1 का क्यूब आ गया। तो T2 बताया है 2.83 ईयर और T1 है 1 ईयर अर्थ का, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू A2 हमें पूछा गया है और A1 है 1.5 10⁻⁶। ये किलोमीटर में ही लिखना है क्योंकि आंसर किलोमीटर में, तो ये क्यूब। तो अभी इसको सॉल्व करना थोड़ा सा एक टास्क ही हो जाएगा, है ना, डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा, लेकिन किस तरीके से कर सकते हो आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, क्यूब रूट निकाल के देख लीजिए। मैं इसका सिर्फ आंसर दे देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 70 में ऑप्शन बी चेक होता है क्या, देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। उसके अलावा ये क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज आर, ऐसा बताया गया है। द ड्यूरेशन ऑफ ईयर इफ द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ बिकम्स 3 टाइम। तो वापस से T2/T1 का स्क्वायर इज इक्वल टू A2/A1 का क्यूब। तो इन्होंने पहले बताया अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस r था, तो A1 की जगह पर r, फिर हो गया ये थ्राइस r, तो ये क्यूब,
तो T2 पूछा गया है और शुरुआत में तो 1 ही ईयर था ना, अब 1 ईयर, राइट, 1 ईयर में ही ये रिवॉल्यूशन होता है। तो T2 का स्क्वायर ये 27 ईयर आना चाहिए। तो T2 3√3, राइट, 3√3। तो डी ऑप्शन होना चाहिए 72 क्वेश्चन का। यस, डी ऑप्शन है। तो ठीक है बच्चों, यहाँ तक मैंने इसको कवर करा के दिया है आपके लिए। यस, और एक चीज़ है, यस यस यस, इसको भी थोड़ा कवर करना ज़रूरी है। ये जो चीज़ है समझ लो, जब हम इलिप्स को डिस्कस करते हैं और सन एट वन ऑफ द फोकस है, सन यहाँ पर है, तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है इसको मैं मान लेता हूँ R1, और ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है इसको मान के चलता हूँ मैं R2। जब प्लैनेट यहाँ पर होता है तो सन से बहुत नज़दीक होता है, तो इसको कहा जाता है पेरिगी या फिर पेरी हेलियन पॉइंट। अगर यहां पर है प्लैनेट तो दूर है अपोगी या फिर एप हेलियन। ठीक है, तो होता क्या है, कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से यहां पर अगर स्पीड है v1, यहां की अगर स्पीड है v2, तो कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से m v1 r1 मस्ट बी इक्वल टू m v2 r2। mm कैंसिल हो गया प्लेनेट का, तो v1 r1 इज इक्वल टू v2 r2। आपको ये ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मिस ना होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो द मिनिमम डिस्टेंस एंड मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट फ्रॉम सन आर x1 एंड x2, ये दिया गया है। इफ द मिनिमम स्पीड इज v0 देन मैक्सिमम स्पीड इज, तो देखिए जितना r1 कम है तो ये मैक्सिमम स्पीड होगा, मतलब स्पीड ज़्यादा होता है पेरीगी या फिर पेरी हेलियन पर, यहाँ पर स्पीड ज़्यादा होती है। तो v1 के बारे में पूछा गया, तो v1 इज इक्वल टू v2 r2 डिवाइडेड बाई ये r1 होना चाहिए। तो v2 को बताया गया मिनिमम स्पीड को v0, और r2 तो है x2 और ये आ गया x1। सो v0 x2 बाई x1 ऑप्शन सी होना चाहिए, 74 का सी आंसर है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।